तो चर्चा शुरू करते हैं। शीशा भी चर्चा शुरू करते हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल। सभी अतिथि आ गए, संजय जी भी आ गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा नतीजे आना शुरू हो गए हैं। जो पोलिंग बूथ के नतीजे थे चुनावी पोल के। अनुराग जी फिर से चालू कीजिए दोबारा। हाँ सर, शुरू कीजिए फिर से। कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से पुनः प्रारंभ कर दीजिए। बिहार चुनाव के सर्वेक्षण के विपरीत, जो भी संस्थाओं ने सर्वेक्षण किए उसके एकदम विपरीत चुनाव परिणाम सामने आए हैं। एनडीए ने भारी बहुमत प्राप्त करते हुए 202 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि अभी तक महागठबंधन 34 सीटों पर ही आगे है और जन स्वराज का खाता तक नहीं खुला है। इस अप्रत्याशित चुनाव परिणामों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे और संजय जी से ही शुरुआत करते हैं। संजय जी का आकलन इस बारे में सबसे सटीक होता है। तो संजय जी, आपका स्वागत है। जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार आवाज आ जी। रही है मेरी? जी बढ़िया बढ़िया। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आज यह जो आ, चुनावी जो रिजल्ट आया है बिहार का, वह अप्रत्याशित भी है, अभूतपूर्व भी है और शायद भविष्य में भूतो न भविष्यति वाली एक स्थिति है। क्योंकि आज तक के बिहार के चुनावी इतिहास को अगर आप देखेंगे तो विपक्ष इतना कभी भी कमजोर नहीं हुआ, इतनी कम सीटें कभी भी नहीं आई। चाहे वो कांग्रेस का एक छत्र राज जब बिहार में था तब भी इतनी कमजोर स्थिति कभी नहीं हुई। जी तो पहली चीज तो मुझे ये लगती है। दूसरी चीज कि सारे सर्वे जो हैं, एक आध अगर छोड़ दिया जाए, वह भी सारे के सारे सर्वे फेल हो गए, अनुमान सारे फेल हो गए और एक ध्वस्त हो प्रकार गए। से हाँ ध्वस्त हो गए, जमीन दोज हो गए। जी अब तीसरी चीज ये समझना चाहिए कि क्या यह जो जनादेश आया है, वह जनादेश क्या सामान्य परिस्थितियों में, क्योंकि बिहार के चुनाव में देखिए ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत ही अ, गंभीर प्रश्न थे या कुछ इस प्रकार की चीजें थी, बल्कि माना यही जा रहा था कि गठबंधन को थोड़ा एज है या कांटे की लड़ाई है या नजदीकी हार जीत होगी। आखिर वे कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण रहे हैं जिसके आधार पर इतना इस प्रकार का रिजल्ट आया, ऐसा अप्रत्याशित, जो कि मतलब मैं तो कह सकता हूँ अकल्पनीय। आखिर क्या रीजन हो सकता है? क्या 10,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाते में जो गया, लगभग 1,10,00,000 महिलाओं के खाते में, वो रीजन है? या वाकई महिलाओं ने सब कुछ छोड़ दिया, केवल नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में वोट किया? इसके अलावा क्या नीतीश कुमार का सुशासन वाली जो राजनीति है वह काम कर गई? आखिर वे कौन से मुद्दे हैं? एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, या विपक्ष के द्वारा हर एक घर को एक एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, ये सारे मुद्दे क्या पीछे छूट गए? तो ये तमाम सारे मुझे लगता है कि एक सोचने वाली बात है। चूक कहाँ हुई, कैसे हुई? इवन चुनाव आयोग के प्रति जो रोष था या विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया, वो भी पीछे छूट गया। तो इसको किस रूप में देखा जाए, समझा जाए? अब तो इसका पोस्टमार्टम होना तो जरूरी है कि आखिर ये जनादेश ऐसा कैसे आया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो महिलाओं का जो रुझान रहा है,
और जो वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा हुआ इस बार बिहार में। हालांकि यह भी अप्रत्याशित है कि अमूमन 10%, 9% के आसपास जो ये बढ़ोतरी हुई चुनाव में, जो मत जो बढ़ा है, अमूमन ऐसा होता नहीं है कि वो सत्ता पक्ष के साथ जाए। अमूमन वो विपक्ष के इसमें जाता है। और खास तौर से जब 20 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ होता है वह तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में इस बार जो पूरी ध्वस्त हो गया लोकसभा चुनाव के बाद, इवन गुजरात में जो आया, यानी लगभग उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बिहार का एक जनादेश है। तो कहीं न कहीं विपक्ष भी शायद चीजों को समझने में भूल कर गया, या सत्ता पक्ष के द्वारा जो नैरेटिव रहा है उसको समझने में कहीं न कहीं चूक किया है। तेजस्वी यादव, मैं एक चीज अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि तेजस्वी यादव लगातार हर एक सर्वे में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर, सबसे पसंदीदा चेहरे के तौर पर थे, और वह भी संभवतः चुनाव हार गए या हारने वाले, मुझे जानकारी ये नहीं है। हारने हारने ये कैसे संभव? जी पराजय की ओर ही हाँ बढ़ रहे हैं तेजी से। हाँ, पराजय की ओर। तो ये कैसे संभव है कि एक तरफ सारे सर्वे में वो सबसे नंबर 1 लीडर के तौर पर दिख रहे थे, 50% के आसपास उनकी रेटिंग थी, और चुनाव हार जाए? मैं यह चीज अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे संभव हो पाया। तो कहीं न कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उभर कर सामने आएंगे, और उस पे अभी विचार मंथन चलेगा। विचार हम लोग मंथन चलेगा। अकादमिक हम लोग स्तर से जरूर इसके अकादमिक बारे स्तर में से सोचे जरूर कि इसके बारे में सोचे कि जी, तो अकादमिक हाँ, स्तर से तो इस अकादमिक स्तर इसको से समझने का प्रयास इसको करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में हमारे रमन साथ शुक्ला में जी हैं। रमन शुक्ला जी ये हैं। दैनिक ये जागरण में दैनिक जागरण पटना में में बहुत लंबे पटना समय में से बहुत लंबे समय से बीजेपी देखते आ रहे बीजेपी हैं। देखते आ रहे हैं। इनसे अब एक बाकी बात सब सर, बाकी साथी अपना म्यूट कर ले, माइक में आवाज नहीं होगी, म्यूट माइक कर लीजिए। माइक म्यूट कर माइक लीजिए सब म्यूट लोग। कर लीजिए सब लोग। रमन जी, अब रमन जी, अब जबकि बीजेपी आगे निकल गई है, तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या नीतीश कुमार अब भी मुख्यमंत्री होंगे? अब संभावना वैसा अभी जो बीजेपी जिस ओर बढ़ रही है और अभी तक 91 सीट प्लस में जा रही है, तो ऐसे परिस्थिति में भाई साहब ने, संजय जी ने जो पहले बात कही कि अब की बार तो 45 साल के भाजपा के राजनीति में पहली बार बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है, तो मैं समझता हूं कि इस अवसर का लाभ बीजेपी को लेना चाहिए। और पिछली बार भी जैसा कि जदयू के लोग बताते हैं और भाजपा के लोग भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं नीतीश कुमार जी को कहा था, नीतीश कुमार जी ने कह दिया था कि फोन करके कि साहब आप सरकार बनाइए। तो प्रधानमंत्री जी ने कही कि नहीं नीतीश जी, आप ही, नीतीश बाबू आप ही बागडोर संभालिए, इस अब की बार आप मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अब जब परिणाम सामने आ गया है, लगभग 91 सीट प्लस भाजपा चल रही है, और कि एक मैं करेक्ट करूं कि लगभग तेजस्वी यादव 14,000 की लीड ले चुके हैं, तो अब तेजस्वी यादव हारते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अच्छा, ये 14,000 की ताजी लीड बड़ी। स्थिति है। अच्छा, एकदम जी अभी ताजा स्थिति। अच्छा, जी 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 जी। तो 14,000 प्लस हो गए हैं, तो इसमें अब नहीं लगता कि तेजस्वी पिछड़ेंगे। अब ऐसा मैं आपकी बात के प्रश्न पे लौट के आता हूं कि 91 सीट प्लस होने के बाद में और लगभग 71 सीट जदयू है अभी, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि यह अवसर अगर अब की बार भाजपा चुकेगी, तो इससे बड़ी जीत शायद मिलने की संभावना कम दिख रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हम लोगों के सबके अभिभावक कुमार दिनेश जी जुड़े हुए हैं, अनु शर्मा जी हैं, ये लोग भी प्रकाश डाल सकते हैं कि मैं कहां तक सही कह रहा हूं। लेकिन अब की बार भाजपा शायद इस तरह की गलती नहीं करेगी, और ना करनी चाहिए भाजपा को। दिनेश जी, आपसे ये जानने की ये इच्छा है जानने की इच्छा है कि क्या कि बीजेपी, क्या बीजेपी, सब लोग माइक सब अनम्यूट लोग कर माइक लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाजपा क्या अपने भाजपा वायदे क्या पर अपने वायदे अभी पर अडिग अभी रहेगी? अडिग रहेगी? वादा वादा तो कोई ऐसा नहीं किया था कि नीतीश कुमार नहीं, के जैसे नेतृत्व में। नहीं, जैसे
अमित शाह जी ने अमित कहा शाह था ना जी कि ने कहा था ना कि हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश को मुख्यमंत्री नीतीश को नीतीश कुमार के पद पर कोई सीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं है, ये इस रूप में वादा किया जी। हाँ और मुझे लगता है कि ये इस वादे को तोड़ने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही। इसके 2-3 कारण हैं। अभी श्रवण शुक्ला जी मेरे मित्र बता रहे थे कि अगर भाजपा ऐसा करती है तो वैसा होगा। उनका आकलन भी अपनी जगह सही है, और बल्कि इसको मैं आकलन से ज्यादा भाजपा समर्थकों की इच्छा कहूंगा, उनकी कामना है कि इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बने, किंतु कामना और रणनीतिक रूप से उसको धरातल पर उतारने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जैसे बीच में मैं थोड़ी सी बात पीछे ले जा रहा हूँ, चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के दौरान ही जब ऐसा लगने लगा कि भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, जो विपक्ष ने एक दबाव की राजनीति के तहत ये क्रिएट किया था कि भाजपा नीतीश कुमार से मुक्त होना चाहती है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, अर्थात नीतीश कुमार के वोट बैंक को भाजपा धोखा दे सकती है। तो इसका मतदाताओं के बीच जो हम लोगों ने जो पीपुल्स इंटरेक्शन में जो हम लोगों ने देखा, उनको लगा कि नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे तो भाजपा से और एनडीए से लोगों की हताशा, निराशा, खास करके नीतीश के जो समर्थक वोटर हैं, उनमें एक गलत संदेश जाता हुआ लग रहा था। तो उसको हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के बावजूद सीधे सीधे अपनी पसंद का, अपनी पार्टी का, अपनी विचारधारा का मुख्यमंत्री बनाएगी। इसकी संभावना अभी तत्काल नहीं रखती है, क्योंकि यदि यहाँ पे इस मुकाम पर नीतीश कुमार को किनारे करते हैं तो इसका असर केंद्र में पड़ेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती कि 240 सीट पर, अगर वो केंद्र में वो सरकार चला रहे हैं और उस 240 सीट की जो मजबूरी है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बूते ही बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। तो ऐसे में बिहार को लेकर के वो केंद्र में किसी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार के साथ जो 2 डिप्टी सीएम होंगे, वो भाजपा का जो एजेंडा है, भाजपा की जो वैचारिक जो उनके वैचारिक कार्यक्रम है, उनको आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी इस बार पहले से अधिक शक्तिशाली ढंग से वो अपने एजेंडे को बढ़ाने में कामयाब होगी। हो सकता है कि नीतीश कुमार से वो को कुछ समझौता करने के लिए राजी कर ले, जैसे अभी इस महान जीत में जो जिसको फ्री बीज विपक्ष कह रहा है, और नीतीश कुमार भी और नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक के चुनाव के समय, हिमाचल के चुनाव के समय जो फ्री बीज की आलोचना कर रहे थे, उस फ्री बीज की राजनीति पर वो लौट के आ गए। तो इसका एक श्रेय जाता है सम्राट चौधरी को, जो अभी डिप्टी सीएम हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, और उनके कहने पर, उनके समझाने पर नीतीश कुमार राजी हो गए कि फ्री बीज। नीतीश कुमार का इस चुनाव के दौरान एक क्लिपिंग चल रही थी, जब उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की, उसी समय सोशल मीडिया पर एक विधानसभा की क्लिपिंग चल रही थी, जिसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं फ्री बिजली के पक्ष में नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन वही नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री पर राजी हो जाते हैं। वही नीतीश कुमार और बीजेपी फ्री बीज की जो आलोचना कर रही थी, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव के समय जब अप्रत्याशित रिजल्ट आया, वहां भी दिनेश जी आपको बीच में 1 मिनट रोकते हुए अनुज शर्मा जी से पूछेंगे कि नीतीश कुमार, प्लीज आप लोग माइक बंद कर लीजिए। अनुज शर्मा जी ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार के अलावा
जिन नामों पर विचार हो सकता है वो क्या नाम हो सकते हैं भाजपा की तरफ से? जी भाई साहब, भाजपा की तरफ से कोई ऐसा नाम फाइनल तो नहीं है। मैं कुछ दिन पहले जब ये बात चली थी कि भाजपा अपना सीएम बना सकती है एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में, तो उसमें मैं मौजूद था। तो उनसे एक सवाल किया गया था जिसमें अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि भाजपा बिहार की सत्ता संभालने के लिए तैयार है और उसके पास कुछ लीडर हैं जिन्हें वो आगे करके ऐसा काम नेतृत्व करा सकती है। और तो फिर आपका उन्होंने कहा आकलन था क्या है? आपका आकलन क्या है? कौन ऐसे लोग हो सकते हैं? वो वो नाम क्या है? वो ये तो नहीं कहूँ, मैं बताने की स्थिति में हूँ कि कौन होंगे, लेकिन वो जो अभी दोनों डिप्टी सीएम हैं या नित्यानंद राय हैं, इनमें से जो अमूमन नाम चर्चाओं में आते हैं उनमें से वो कोई नाम नहीं है। वो राजस्थान वाला प्रयोग कर सकती है किसी भी एक चेहरे को सामने अचानक लाकर, जो आजकल वो कर रही है। ऐसा कुछ हो सकता है। जो चर्चित जो चेहरे दिखते हैं उनमें से कोई नहीं है। और मैं मैं यहाँ एक और कहूंगा कि अगर वो यहाँ एक नारा चल रहा है कि नवंबर में नीतीश, जनवरी में भाजपा। भाजपा के अंदर के जो कार्यकर्ता हैं, वो ये चाह रहे हैं कि ये मौका है। अभी मेरी कुछ देर पहले बात हो रही थी, उनको बधाई वगैरह ले, तो वो ये चाह रहे हैं कि ये मौका भाजपा को चूकना नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र भले ही केंद्र के नफा नुकसान को लेकर ले, लेकिन वो इस पर विचार जरूर करेगा। विचार तो वो करेगा। और क्योंकि मैं यहाँ आपको कुछ चीजें और बता दूं जो इस चुनाव में कुछ रही। जैसे इस बार प्रधानमंत्री की 14 जिलों में सभाएं थी, जिसमें शाहबाद का इलाका और सीमांचल का इलाका था। करीब 115 सीटें वो सभाओं से प्रभावित हुए। करीब 83 सीटें पर भाजपा यहाँ तो जीत गई है या आगे चल रही है। 72% जो है जो है 22 सीटें शाहबाद की थी, उसमें अधिकांश सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। तो ये बड़ा बदलाव है। भाजपा को उम्मीद नहीं थी। 160 की एक लोग बात कर रहे थे। पहले चरण में इनका टारगेट था 85 सीटें और दूसरे चरण का टारगेट था एनडीए का 70 सीटें। इसके लिए 1 to 1 जो 2000 वोट काट रहा है उस उम्मीदवार को भी मनाना, ये धर्मेंद्र प्रधान खुद अपने स्तर पर कर रहे थे। और जो जनादेश आया है वो भाजपा की कल्पना से भी परे है। हम कहेंगे कि जो सर्वे थे उससे ही परे नहीं है, भाजपा की कल्पना से भी परे है। तो मुझे लग रहा है भाजपा कुछ बुनेगी जरूर। अब वो उसका रूप क्या होगा, ये इसकी शायद हम अभी जिस तरीके से परिणाम की हम कल्पना नहीं कर पाए कैसा होगा, शायद हम वो बात तक अभी नहीं देख पा रहा हूं। मैं अपनी बात करूंगा। लेकिन हाँ, कुछ उथल पुथल है और कुछ भाजपा बड़ा और अप्रत्याशित कर दे तो मुझे लगता है कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। जी दिनेश जी, आप कुछ आगे बता रहे थे। जी हाँ राजू जी, मैं एक बात जो शुरू में इस चर्चा की शुरुआत में एक बात कही गई और अभी जो मैं अपने अंतिम साथी को सुन रहा था, उसमें चर्चा की शुरुआत में ही जो इस परिणाम के लिए जो अप्रत्याशित, अकल्पनीय और अभूतपूर्व इस तरह के जो विशेषण लगाए गए, मैं विनम्रता पूर्वक इन विशेषणों से सहमत नहीं हूं। इसलिए कि चुनाव परिणाम आने के पहले भले ही यह सब कहना या अनुमान लगाना आपको संघी या भाजपाई कहलाने का दाग दे सकता था, लेकिन जिन लोगों ने बिहार के चुनाव को 2010 से या उससे पहले से देखा है, उनके लिए ये अकल्पनीय अभूतपूर्व शब्द कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2010 में जिस समय रामविलास पासवान एनडीए में नहीं थे और भाजपा और जदयू ने बिहार की जनता को 5 साल का अपना काम दिखा दिया था, तो 2010 के चुनाव में अभूतपूर्व, उस समय के लिए अभूतपूर्व, अब के लिए नहीं, उस समय के लिए अभूतपूर्व चुनाव परिणाम आए थे। 206 सीटें भाजपा को मिली थी। दैट वाज मोर देन 2/3 मेजोरिटी। और वह नीतीश कुमार के काम पर मिला था। नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार में छात्राओं के लिए और विशेष करके छात्राओं के लिए साइकिल पोशाक योजना लागू की। इसके
और इसी दौर में 2005 से 10 के बीच में उन्होंने महिलाओं को पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया। उन्होंने फिर बाद में जब दूसरी बार लौट के आए तो नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया। तो ये जो काम लगातार उन्होंने किया, पहला काम उन्होंने जो नीतीश कुमार ने या एनडीए ने जो यूएसपी कायम की वह थी गुड गवर्नेंस और अपराध से मुक्ति, यानी लालू राज से मुक्ति। इस क्रेडिबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद उन्होंने महिलाओं को लिए जो काम किया, जो खास करके जिस समय जिस लालू राज में महिला लड़कियां घर से बाहर निकलने में संकोच करती थी, साइकिल से जाना तो बहुत दूर की बात थी, उसी बिहार में लड़कियां शहर क्या गांव में भी साइकिल से स्कूल जाने लगी। बोर्ड की परीक्षाओं में मैट्रिक लड़कियों का प्रतिशत बढ़ गया। तो ये सारे सिस्टमेटिक काम हुए, जिसकी वजह से 2010 में नीतीश कुमार और भाजपा को 206 सीटें मिली थी और अभी वो आंकड़ा लगभग पार किया है उन्होंने। तो ये अप्रत्याशित नहीं था, कल्पनीय नहीं था और अभूतपूर्व भी नहीं था। और नीतीश कुमार के काम पर वोट मिला है। और उन्होंने जो भाजपा जी तो जो भाजपा को भी अनुमान नहीं था। नहीं, अनुमान तो था। ये भाजपा के समर्थकों को जो लोग जो भाजपा के समर्थक थे या जो ग्राउंड रियलिटी को जानते थे, उनके लिए बोलने में संकोच अवश्य था कि यदि हम ऐसा कहेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि अरे आप तो अधिक भाजपा समर्थक और गोदी मीडिया और संगीत तमाम चीजें आप कहने लगते। लेकिन जो लोग जो जमीन पर काम देख रहे हैं और जमीन पर कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, जो केमिस्ट्री और गणित मैंने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री बोथ इज विथ एनडीए, क्रेडिबिलिटी इज विथ एनडीए। आप एक कोई व्यक्ति कहे, जेपी कहे कि इंदिरा गांधी चोर हैं तो लोग भरोसा करेंगे, लेकिन नटवर लाल कहें इंदिरा गांधी चोर है तो कौन भरोसा करेगा। तो सवाल मोदी और नीतीश कुमार की निजी क्रेडिबिलिटी और उनका जमीन पर काम करना और 2010 का परिणाम, इन सारे संदर्भों को अगर साथ में रखेंगे तो ये जो विशेषण है उनको वापस लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। एक बात ये। दूसरी बात, जो लालू जी का एक शब्द है थेथरोलॉजी, यानी कि बात सच हो या ना हो उसे बार बार कहते रहो। तो ये थेथरोलॉजी को भी बिहार ने रिजेक्ट कर दिया है। वोट चोर की थेथरोलॉजी, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो फैसले नहीं कर पा रहे हैं, ये इस तरह की थेथरोलॉजी दिखाई पड़ रही है। उम्र, हमारी उम्र के, अब आप हमारे से 2 साल 1 साल बड़े होंगे नीतीश बाबू। तो इस उम्र में कहीं किसी मंच पर आपके पांव लड़खड़ा गए या आपके मुंह से कुछ जुबान लड़खड़ा गई तो आप उसको मेंटली डिरेल्ड और ये वो कहेंगे, और वो नेता कह रहा है जो नीतीश कुमार की उम्र से आधी उम्र का नेता है। तो ये चीजें आप, हमारे भारतीय समाज में इस तरह की बदतमीजी कोई बर्दाश्त नहीं करता है कि युवा लोग जो हैं बुजुर्गों का इस तरह से अपमान करें। और नीतीश कुमार का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया और उन्होंने अपने काम से जवाब दिया। और काम ये भी जवाब दिया, जिस समय चुनावी दौरे अपने पीक पर थे, पहले चरण के पहले बिहार में मौसम गड़बड़ था, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकते थे, उस समय नेता प्रतिपक्ष अपने घर पे रहे, टेलीफोन से कह दिया कि हम सभाओं में नहीं आ सकते हैं। उसी समय जिनको ये अस्वस्थ, बीमार, बुजुर्ग, बूढ़ा बता रहे थे, वह मुख्यमंत्री बरसात के बावजूद रोड से जाकर के पूर्णिया में सभा करता है। तो आप इस तरह की जो वोट चोरी का नैरेटिव, मुख्यमंत्री के लाचार होने का नैरेटिव और इस तरह की जो नैरेटिव है, थेथरोलॉजी कर रहे थे, वो सारी थेथरोलॉजी जो है वो इस चुनाव परिणाम में ध्वस्त हुई है।
अब रही बात आकलन की कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, तो ये तो बड़ा रणनीतिक फैसला है कि कोई हमारी कामना से वो नहीं होता है फोन बंद कर लीजिए कि भाजपा का मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो फैसले जो हैं वो बहुत ही रणनीतिक ढंग से होते हैं, भावपूर्ण ढंग से नहीं होते हैं। एक बार अटल जी ने कहा था कि राजनीति कविता नहीं है, राजनीति बड़े कठोर धरातल पर चलती है, बहुत कठोर धरातल पर चलती है, केवल भावनाओं से नहीं चलती है, ग्राउंड रियलिटी से चलती है। तो मुख्यमंत्री का फैसला भी ऐसा फैसला नहीं होगा जो अपने एक महत्वपूर्ण साथी को मोदी जी नाराज कर दे, ऐसा नहीं होगा। हमारी कामना हो सकती है, भाजपा समर्थकों की ये कामना हो सकती है, चिर संचित कामना हो सकती है कि मुख्यमंत्री हमारा हो, किंतु सारी चीजें समीकरण और जमीनी हकीकत पर निर्भर करेंगी, और देखिए आगे आगे क्या होता है। संजय जी, महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो क्या माना जाना चाहिए कि 10,000 रुपए की जो सौगात है उसने अपना असर दिखाया है? हाँ मिश्रा जी, ऐसा है, प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ दिस नैरेटिव ऐसा तो लगता है कि 10,000 रुपया एक आवाज गूंज रही है, डबल आ रही है, थोड़ी माइक बंद कर लीजिए। तो ये 10,000 रुपये का जो मैं फिर से पुनः जोड़ूं क्या, क्योंकि दिक्कत हो रही है। हेलो, तब तक हम लोग अनुराग जी से पूछ लेते हैं। हाँ बोलिए, अब बोलिए भाई साहब, अब आवाज आ रही है। साथ में वरिष्ठ पत्रकार अनुराग शुक्ला जी हैं, अभी हाल में बिहार का दौरा करके लौटे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या चुनाव के बाद की स्थितियां हैं, आज जो परिणाम आया है उसके परिप्रेक्ष्य में। देखिए, जो अभी सारे अपने मेहमान कह रहे थे कि एक तो अब सवाल है, परिणाम सारे आ ही चुके हैं, लगभग स्पष्ट है, लगभग नतीजे आ गए हैं। एक बात तो ये कह रहे थे कि अब नीतीश को छोड़कर भी एनडीए के पास बहुमत है, या वो बहुमत के करीब के आसपास है, तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की सोच सकती है। तो पहले मैं जरा इस सवाल को एड्रेस कर लूं, तो मुझे जो लगता है कि बीजेपी तो ये हमेशा सोचती रही है, उसके समर्थक भी ये चाहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसका हो, और बीजेपी के पास इस तरह के मौके ऐसा नहीं था कि पहले भी थे, जैसे उन्होंने कर्नाटक में, महाराष्ट्र में किया था तमाम ऑपरेशन करके। पिछली बार भी उनके पास 80-90 सीटें थी, और वो अगर तोड़ पे लगते तो कुछ नीतीश के कुछ करके बनाते। लेकिन बीजेपी जो इस एक चीज से घबराती है, वो बिहार में नीतीश कुमार के कल्ट से घबराती है। आपको सीटें बीजेपी के जरूर ज्यादा दिख रही हैं, लेकिन अगर ये विदाउट बीजेपी, अगर आप विदाउट नीतीश देखेंगे, ये जनादेश में आपको सीटें जरूर भाजपा की ज्यादा दिख रही हैं, लेकिन ये जनादेश नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने के लिए है। मेरी धारणा मतलब बहुत स्पष्ट तौर पर यह है। अगर बीजेपी यही अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ती तो उसकी स्थिति कुछ और होती, बिल्कुल 100%। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस शैली से करते हैं राजनीति, उन्होंने बिहार में भी इस तरह की कोशिश पहले भी नहीं की। और पिछली बार भी जैसे अभी बताया था कि उन्होंने कहा नीतीश जी ने कि आप बना लीजिए सरकार, आप बड़ी पार्टी हैं। पिछली बार तो नीतीश जी की सीटें बहुत कम रह गई थी, 44-45 ही रह गई थी, लेकिन तभी बीजेपी ने उनको अपना मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि केंद्र की राजनीति अभी बीजेपी के ध्यान में है। पिछली बार तो ऐसा नहीं था, और अभी तो नीतीश कुमार के पास सांसद है और वो केंद्र सरकार को प्रभावित भी कर रहे हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी आला कमान कोई बहुत धुरंधर किस्म का फैसला ले और इस तरह की कोशिश करे, या फिर मोदी और अमित शाह मान लें कि इस बार केंद्र की पारी पूरी हो चुकी है, हमको आगे नहीं बिहार में जरूरत है, आगे की बीजेपी अपनी जाने, तब उस स्थिति में फैसला हो सकता है। फिलहाल ये नहीं है। दूसरा, जो चुनाव के रिजल्ट आए वो बहुत अनापेक्षित नहीं थे मेरे लिए, वो केवल बस इसलिए है कि मुझे लग रहा था कि 150 के आसपास आएंगे, और एक चीज ये लग रही है कि नीतीश 2-4 सीटें बीजेपी से ज्यादा लाएंगे, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट्स ने भी बहुत अच्छा किया। तो ये थोड़ी सी
मतलब वैसी बात है। और थोड़ी सीटें जो बढ़ गई, जो दिनेश जी कह रहे थे कि 2010 जैसा रिजल्ट लगभग है, उस साल भी बहुत भयंकर मेजॉरिटी में आई थी, तो ये अपेक्षा है। महिलाओं के वोट, एग्जिट पोल में लोग एनालिसिस कर रहे थे कि महिलाओं के वोट ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, ये बात सही है। महिलाओं में अक्रॉस द कास्ट कोई भी जाति हो, उसमें नीतीश जी, मैं मोदी या उनकी रैली नहीं कर रहा हूं, लेकिन नीतीश जी की लोकप्रियता महिलाओं में है। और वो मुझे लगता है 2-3 कारणों से। सबसे ज्यादा चर्चा में लोग कैश बेनिफिट स्कीम को कहते हैं कि पैसे दे दिए, अभी हाल फिलहाल में 10,000 रुपए दे दिए इसलिए है। लेकिन इससे पहले जो उनका कंटिन्यूअस भी धीरे धीरे रहा, एक शराबबंदी का भी फैक्टर है। हालांकि मुझे नहीं लगता वो बहुत असर करता है, लेकिन जो कैश बेनिफिट स्कीम्स एग्जीक्यूट हुई राज्य सरकार के लेवल पर भी, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हुई और महिलाएं थोड़ा ज्यादा लॉयल होती हैं इसके लिए। तो अब हर परिवार में नहीं, बिहार में थोड़ा सा सामंतवाद तो है ही है, जो परिवार का मुखिया तय करता है वही वोट जाता है। लेकिन अगर थोड़ा परसेंटेज भी जो है वो अगर इधर उधर होता है तो वो नीतीश कुमार के फेवर में रहता है। तो इस पूरे परिणाम के कि विदाउट नीतीश भी एनडीए बहुमत मार्ग पर है, मेरा मानना यह है कि ये जनादेश नीतीश कुमार के लिए ही है। नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए है। बाकी ये तो संख्याओं का खेल है, आप कर सकते हैं। बाकी जहां पर आपकी संख्याएं नहीं थी वहां पर भी आपने किया ही। बाकी अपने साथी बताएंगे अगर यह कोई बात हो। जी रमन जी, रमन जी। हाँ जी भाई साहब, एक बार तो वो प्रश्न से संजय जी जी बोलिए भाई बोल साहब। रहे आ गए, संजय जी आ गए हैं, संजय जी को सुन लिया जाए। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। संजय जी, संजय जी, संजय जी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी अब? जी हाँ। जी, 10,000 रुपए के करिश्मे पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए मिश्रा जी, ये तो एक निर्विवाद सत्य है कि नीतीश कुमार जी जब से 2005 से मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने फोकस्ड तरीके से अपनी राजनीति आगे बढ़ाई। पहले भी थे, जब रेल मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तब भी। तो वर्कहोलिक तो ये रहे ही हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बिहार में 1990 से 2005 तक की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी, और खास तौर से इनके जाति जिस कुर्मी बिरादरी से आते हैं, बड़ी मुश्किल से 2.5-3% की आबादी है। तो एक निश्चित कार्य योजना के तहत इन्होंने अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप की, और वह कोर कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने कास्ट से हटकर क्लास की तरफ फोकस किया। और उन्हें लगा कि बिहार में महिलाओं की स्थिति को लेकर अगर काम किया जाए तो सबसे बेहतर हो सकता। और आज की डेट में और अभी भी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर महिलाओं का सपोर्ट है। इसमें कहीं कोई, मतलब, दिस इज नो डिनाइंग दिस फैक्ट। इससे बड़ा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता है। साथ ही साथ जो सुशासन बाबू के तौर पर कहे जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने जो स्टैब्लिश किया, ये तमाम सारी चीजें उनके पक्ष में गई। इस बार आप कह सकते हैं कि 10,000 जो एकदम से लास्ट मोमेंट में, या जो 1 महीना 1.5 महीना पहले जो घोषणा हुई कि 10,000 सबके खाते में जाएंगे, ये कह सकते हैं कैटलिस्ट के तौर पर काम किया। सपोर्ट तो शुरू से ही महिलाओं का था उनके प्रति, और यह काम किया। लेकिन मेरा सवाल एक चीज जरूर है कि आखिर जो युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया, क्या वो भी सब नीतीश बाबू के पक्ष में काम किए? क्योंकि इसी बिहार में, पटना में लगातार आंदोलन भी होते रहे जी नौकरी के लिए, लाठियां भी उन्होंने खाई। तो क्या उन्होंने लाठी खाने के बाद भी वोट दिया एनडीए को? मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा हूँ। दूसरी चीज, कभी ये बात आई थी कि अकल्पनीय या इस प्रकार की बात, दरअसल जिन संदर्भों में मैं कह रहा हूं कि आज की वर्तमान परिस्थिति में, जहां कोई बिहार की ऐसी स्थिति आप नहीं कह सकते हैं कि जो लालू राज से मुक्ति वाली बात नहीं थी। 2010 में वो स्थिति चरम पे थी। 2005 में बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। और आप, हम सभी लोगों को ध्यान होना चाहिए कि 2005 में 2 चुनाव हुआ था,
मार्च अप्रैल में हुआ था, सरकार नहीं बनी थी, इवन किसी का भी शपथ नहीं कोई विधायक मतलब कोई ले पाए थे, और पुनः नवंबर में चुनाव हुआ था। तो उस जनादेश को बेहतर तरीके से, और कहीं ना कहीं वो जो एक जंगल राज या जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ी विक्ट्री थी 2010 में निश्चित तौर पे। आज तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली वो विशेष बात नहीं है, थोड़ा बहुत चुनाव के समय जरूर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का जो सपोर्ट रहा बिल्कुल बढ़ चढ़कर, और लगभग कह सकते हैं 8, 9 या 10% के आसपास पुरुषों के मुकाबले गया है। तो ये चीज मुझे लगता है कि तुरुप के इक्के की तरह काम किया है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पक्ष में गया है। एक चीज का मैं और जरूर जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता प्राप्ति ही नहीं होती है। यदि एनडीए ने नीतीश कुमार के पक्ष में या उनके चेहरे के आधार पर अगर जीत हासिल की है, ये ठीक है कि आज वो दूसरी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मुझे लगता है कि नैतिकता एक बहुत बड़ा पक्ष होता है, सत्ता का, राजनीति का एक सबसे बड़ा चरित्र होता है। नीतीश बाबू को ही इन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हालांकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो केंद्र में जो सपोर्ट है जनता दल यूनाइटेड का, थोड़ा बहुत अफेक्ट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे लगता है नैतिकता, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा नैतिकता की बात करती है, राजनीति में शुचिता की बात करती है, तो उस चीज को स्थापित करने के लिए इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। हाँ, सत्ता प्राप्ति करना है तो लगभग वो आज की डेट में वो प्राप्त कर चुके हैं। नीतीश बाबू के बिना भी वो चाहे तो सत्ता में जा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। एक बिहार को आगे की तरफ लेके जाना है, एक बेहतर स्टेट बनाना है, बिहार में सारे तमाम रोजगार के, उद्योग की, कृषि, बेहतर कृषि की संभावनाओं को अगर जीवंत रखना है, तो सुशासन बाबू के साथ ही अगर कंधे से कंधा आगे बढ़ाकर भाजपा चले, मुझे लगता है और भी ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। जी मिश्रा जी। रमन जी, और कौन कौन से नीतीश जी के विकल्प हो सकते हैं, जरा कुछ नाम बताइए। अभी कुछ चर्चा हुई, संजय जी, अनुज जी ने बताया, आप भी वही भाई साहब अनुज जी ने बिल्कुल सही कही, और हम लोग के साथ वरिष्ठ पत्रकार और बहुत ही अनुभवी और भाजपा को पिछले 4 दशक से जानने वाले, 5 दशक से जब से भाजपा बनी, तो ये भाजपा में कहना बहुत मुश्किल है, और कोई चेहरा हम लोग नहीं बता सकते हैं कि अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी किसको प्रोजेक्ट कर दें, कौन आ जाए। अभी आपने देख लिया कि दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन सारे राज्यों में किस तरह से भाजपा प्रयोग किया, और कैसे मोहन यादव जी को, भजन लाल शर्मा जी को, रेखा गुप्ता को, इन लोगों को किस तरह से प्रोजेक्ट किया गया। तो अभी वैसा भी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि भाजपा किसे मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है। हाँ, ये भाजपा के पास चेहरे हर समाज से हैं, भाजपा किसी को प्रोजेक्ट कर सकती है, लेकिन ये इतना तय है कि मैं कहूंगा कि वर्तमान में जो 4 लोग डिप्टी सीएम रह चुके, इनमें से कोई और 5वां चेहरा, 6ठा चेहरा हो सकता है, लेकिन ये 4 जो डिप्टी सीएम रह चुके और एक आदरणीय सुशील मोदी जी नहीं रहे, तो अगर वो होते तो उनके लिए सीधे कहा जा सकता था कि उनमें जिस तरह से शासन प्रशासन का जो अनुभव था, और जो एक काम करने की इच्छा शक्ति थी, और पार्टी में हर कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी जो पहुंच थी, उन सबको देख के तो वर्तमान में अभी बताना जल्दबाजी होगी कि भाजपा के ये हो सकते हैं या वो हो सकते हैं मुख्यमंत्री चेहरा। ये अनुराग जी, महागठबंधन मैं जोड़ना चाहूंगा। जी सर। अनुराग जी, जी सर। महागठबंधन की करारी हार की वजह नहीं, वो क्या आपकी नजर में प्रमुख है? देखिए, महागठबंधन की करारी हार की जो वजह है वो लगातार, अब देखिए नीतीश कुमार 25 सालों से है, उसमें एक कारण जो ये मुझे लगता है कि जो एक समय जो मंडल के समय ओबीसी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, और उसके सारे लोग साझेदार थे, नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, सारे लोग थे। अब उसको ये लोग अब शायद जमीन के स्तर पर जो बदल रहा है उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, खासतौर से उनके आइडियोलॉग नहीं रीड कर पा रहे हैं, जो उनको सलाह देने वाले लोग हैं। तो अब जो बाइनरी में नहीं रही है, अगला बनाम पिछड़ा में नहीं रही है, पिछड़ी जातियों में जो सत्ता की चाह है, यादव, कुर्मी, और बिहार में बहुत छोटी छोटी जातियां हैं, जो भाई साहब कह रहे थे कि नीतीश की जाति तो बहुत छोटी सी है, कुछ थोड़ी सी बेल्ट है, 2.5-3% है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ बहुत सारी छोटी छोटी 1-2%, 2.5%,
वाली जातियां नीतीश के साथ हैं, जिनको हम लोग वो पॉलिटिकल टर्मोलॉजी में कहते हैं अति पिछड़ा या अति दलित वाली जातियां हैं। तो वो बाइनरी में अब नहीं रह गई है कि आप, लालू ने कहा कि लालू ने कमजोर लोगों को आवाज दी और सारे लोग दूसरी तरफ से उनकी तरफ चले गए। आरजेडी इस बात को पुख्ता नहीं कर पा रही है, दूसरी जातियों तक नहीं पहुंच पा रही है जिस तरह से नीतीश पहुंचे हैं, और वो पिछड़ी राजनीति का गति विज्ञान पूरी तरह बदल गया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, लालू जैसा करिश्मा तेजस्वी में नहीं है, तो वो पिकअप करना संगठन के लेवल पर और दूसरी चीजों के लेकर, लेकिन मुख्य बात यही है कि लालू की जो राजनीति है, लालू प्रसाद जी की, जो जहां से जन्मी थी, अब वहां से राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो उनको आगे लाना चाहिए। और नीतीश जी ने जो गवर्नेंस का इशू महिलाओं को करने का दिया, वो नीतीश का यूएसपी है, केवल बिहार में ही नहीं, मुझे लगता है भारत के वो रेयर ऐसे लीडर हैं जो ग्रासरूट को भी समझते हैं और पॉलिसी को भी समझते हैं। नीतीश जैसा पार्लियामेंट्रियन भारत में नहीं है, ये उनकी तारीफ है। नीतीश आज की राजनीति में भी भारत जैसा, नीतीश कुमार जैसा, जो आप उनके कभी पुराने भाषण निकाल के देख सुनिए, लोकसभा में जो मंत्री के तौर पर जवाब देते हैं, कितनी गंभीरता से और कितने पॉइंट टू पॉइंट देते हैं, वो केवल कार्य करने के लिए नहीं दिए गए नहीं होते हैं। तो नीतीश ने गवर्नेंस में तो यूएसपी बनाई है, लेकिन वो बाकी पॉलिटिक्स में तो बहुत नहीं दिखती है। तो लालू जी को अब नए सिरे से तेजस्वी को जोड़ना होगा। जैसे वो तेजस्वी का हेलीकॉप्टर का दिनेश जी बता रहे थे उदाहरण, वो था 3 दिन बिहार में बारिश हुई थी, तो क्या 3 दिन बिहार में अगर बारिश होगी तो अगर हेलीकॉप्टर आपका नहीं उड़ पाएगा तो आप चुनाव प्रचार करने ही नहीं जाओगे। हम लोगों ने, आपने देखा होगा, राजू भाई साहब ने देखा होगा कि 2012 में जब मुलायम मायावती के बाद वापस लौटे थे तो एक एक दिन में 10-10 मीटिंग करते थे। मतलब बारिश हो रही है, कहीं है, हेलीपैड पे नहीं उतर पाए तो पता चला कहीं ऊंची जगह पे खड़े होकर ही भाषण दे रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं होता है कि आप सत्ता के इर्द गिर्द घूमते रहो और एक ही बात आप कहते रहो कि लालू जी ने पिछड़ों का उत्थान किया और आप फिर सत्ता में लौट आओगे। नीतीश कुमार ने जमीन पर बहुत सारे काम किए हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो वो कहते हैं कि लालू जी हम लोगों को आवाज तो दिए, लेकिन अब की वोट नीति से जीत देंगे। वो, उनके पास उसकी कोई बड़ी राजनीतिक व्याख्या नहीं है, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं। तो अब इस राजनीति को जो क्लास में बदला है नीतीश ने, और वो पिछड़ी राजनीति में, और जो जातियों के अंतर्गत विज्ञान है, हर जात चाहती है कि हम भी सत्ता में उतने ही हिस्सेदार बने, कोई एक वर्ग उसको उसकी मलाई न खाए, सबको समावेशी हो। तो पिछड़ों की राजनीति को लालू जी समावेशी करे, और जाहिर सी बात है सवर्ण जातियों में नीतीश कुमार पहले से ही लालू से ज्यादा स्वीकार्य रहे हैं, और अब तो उनके साथ बीजेपी हमेशा पहले भी रही है, मान लीजिए मोदी जी और अमित शाह वाले से, तो उनकी स्वीकार्यता रही है, कभी उस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है, और उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है राजद। उनके सलाहकार ऐसे हैं या उनका संगठन ऐसा है, तो ये समस्या है। उनके पास बहुत सारे वोट बैंक है, पार्टी शुरू ही 27-28% वोट से करती है, अगर 10-11%, 12% का, 6-7% का भी सुन मिल जाए तो वो कमाल कर तुरंत सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं लगता है। अब आप देखोगे गोपालगंज, छपरा, जो कभी गढ़ हुआ करते थे, इस बार तो क्रॉस पूरा साथी है लगभग आरजेडी, वहां पर भी आप देखोगे सारे जेडीयू बीजेपी के कैंडिडेट देखे। सीमांचल की एक छोटी सी पट्टी छोड़ दी जाए तो कहीं पर भी सीटों में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है उनके जीतने में। तो मुख्य बात तो वही है कि अब उनको पब्लिक तक रीच आउट करना पड़ेगा। और संजय जी, चर्चा का सारांश यही निकल रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। संजय जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी, बताएं। चर्चा का सारांश यही निकला कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। जी बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। हालांकि ये बात सही है, हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि भाजपा हमेशा चौंकाने वाली चेहरे लाती है, वो चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह चौंकाने वाले, या इवन बिहार में भी उप मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया तो बिल्कुल अनजान से चेहरे को बनाया। तो हमेशा ये प्रयोग करते रही है भाजपा, ये उसकी खूबी भी है, और ये राजनीति में अभिनव प्रयोग करते रहती है भाजपा निश्चित तौर पर। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि भाजपा इस बार के चुनाव में ठीक है नंबर 1 पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश सबसे बड़े चेहरा थे, और नीतीश के चेहरे के दम पर ही ये जनादेश आया है, इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। और इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी के साथ ही, और संभवतः मुझे भी लगता है ये उनकी अंतिम पारी है, तो अंतिम पारी एक बेहतर तरीके से संन्यास की तरफ आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और एक राजनीति में जो शुचिता जिसे कहते हैं वो भी स्थापित करने का एक मौका मिलेगा। सत्ता तो देखिए आती और जाते रहती है, लेकिन
राजनीति को कैसे बेहतर किया जाए, असली बड़ा प्रश्न यही होता है कि राजनीति में बेहतर प्रयोग होते रहने चाहिए, तभी तो जो गुंडा एलिमेंट है, जो गलत किस्म के लोग हैं, वो हतोत्साहित होंगे। और इसलिए इस नाते भी भाजपा इस देश की क्या पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा बनती है। इस नाते मुझे लगता है कि भाजपा को ये फैसला लेना चाहिए या पूरे एनडीए को लेना चाहिए, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बावजूद इसके कि भाजपा को बहुमत नहीं मिला था, 240 सीट पे रह गई, लेकिन एनडीए ने फैसला लिया कि मोदी जी हमारे नेता होंगे। तो कुछ इस प्रकार का उदाहरण पेश कर सकती है भाजपा, और करना भी चाहिए। जी मिश्रा जी। और भाजपा कतई ये खतरा मोल नहीं लेगी कि नीतीश कुमार को के बजाय किसी और को बना करके केंद्र पर कुछ आंच आने दे। बिल्कुल, ये खतरा बिल्कुल नहीं मोल लेगी और नहीं चाहेगी कि केंद्र की सरकार अस्थिर होना भी नहीं चाहिए। तो जो मतलब व्हाट कुड बी द मतलब पॉसिबल आउटकम, मुझे लगता है कि यही एक बेस्ट रास्ता हो सकता है, यही सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है और इससे गठजोड़ और मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक बिहार में जो जनता ने जो जनादेश दिया है, उसका भी विश्वास दृढ़ होगा कि नहीं, हम जिस बात के लिए वोट हमने किया था वही चीज हो रही है। और बिहार देखिए सबसे पिछड़े प्रदेशों में एक है, हम सबका दायित्व तो बनता है कि बिहार आगे बढ़े, अपने अपने स्तर से जो भी गिलहरी प्रयास हो सकता हम सभी को करना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए और उसमें राजनीति सबसे बड़ी भूमिका होती है। देखिए पॉलिटिक्स डजंट मीन ओनली गेटिंग पावर, दिस इज एक सिर्फ 3 शब्द है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है और इसके अलावा कुछ नहीं, और एक डिलीवरी मैकेनिज्म होता है। आप डिलीवरी दीजिए, राजनीति सबसे सुंदर पायदान पर खड़ी हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है और नीतीश बाबू से बेहतर एग्जाम्पल और कोई हो नहीं सकता है। बिहार को जिन परिस्थितियों से इन्होंने बाहर निकाला और आगे बढ़ाया, बिजली सड़क के क्षेत्र में विशेष तौर से अंधकार, ये अंधकार प्रदेश कहा जाता था, आज बिजली बिहार में सरप्लस है। तो इनका है, उस रोल को हम सभी लोगों को एडमायर करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और पूरे भारतीय राजनीति को एक्सेप्ट करना चाहिए। जी तो चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं, समय काफी हो गया है? आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार मेरा। नमस्कार संजय जी। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार राजू जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।